कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों। सावधान रहिए, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो किसने किसको ठगा? ये ठगने की सियासत है या फिर गठबंधन की सियासत है? और सियासत के बीच कई किरदार हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ एक्स पर एक तस्वीर जारी की और तस्वीर जारी कर जाहिर किया कि गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा। अखिलेश की इस तस्वीर पर बीजेपी ने चुटकी ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। ठग ने महाठग को ठग लिया, बीजेपी का कटाक्ष। दरअसल यूपी में उपचुनाव की तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है। हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की लिस्ट आई, उधर बीएसपी ने भी उम्मीदवारों को रण में उतार दिया। अखिलेश यादव की इस लिस्ट में कई दिलचस्प किस्से हैं। लिस्ट फाइनल हो गई और अब चेहरे भी लगभग साफ हैं। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस चुनावी मैदान में दंगल करने के लिए नहीं उतरेगी। सवाल है कि क्या यह फैसला सही है? अगर समाजवादी पार्टी कुछ कमजोर सीटें कांग्रेस को दे रही थी, तो भी कांग्रेस को क्या लड़ना नहीं चाहिए था? लड़ते हुए वो कहते हैं ना कि शहीद खुद को घोषित कर लेना। क्या हुआ? सीटें हार जाती कांग्रेस तो कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ता का पार्टी को लेकर जो उत्साह लोकसभा चुनाव में बना था, क्या वो बना नहीं रहता? तो बिना लड़े युद्ध मैदान छोड़कर क्यों भागी कांग्रेस? विपक्षी यानी कि बीजेपी ये कटाक्ष कर रही है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? कांग्रेस के लिए क्या यह कोई सेटबैक है या फिर सोची समझी रणनीति है? यानी कुल मिलाकर कहानी सियासत की यही है कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस अब अपने कैंडिडेट नहीं उतारने जा रही। सभी 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी और सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कायम रखने का ऐलान किया है। सीटों की कलह पर दोनों पार्टियों ने एक चुप्पी ओढ़ी हुई है। बीजेपी भी रण में अब कूद पड़ी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। संविधान को बचाने का,
आपसी भाईचारे को, सौहार्द्रता को मजबूत करने का, और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते, और वही अखिलेश यादव ने किया। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों, सावधान रहिए। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। देखिए, पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुआ, इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख नहीं रही। और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो 70 सालों में नहीं हुए। तो आम जनता को दिख रहा है, आम जनता उस सुविधा का उपयोग कर रही है। तो किसने किसको ठगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान आज बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप बैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। साथ ही सपा के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आशीष चौधरी जी। और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन कुल मिलाकर सियासत की यह खबर बड़ी दिलचस्प है। आलोक जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेसी तो है नहीं जिन्होंने सबसे बड़ा दिल दिखाया, पहले आपसे चर्चा, यह कांग्रेस ने सरेंडर किया क्यों? यह सरेंडर है या कुर्बानी है? आत्मविश्वास है। जहां तो अभी आपने जो बात सुनाई, कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने छोटे भाइयों को जो टिकट नहीं दिया है, तो एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाओ वो 3 आपकी तरफ उठेंगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मान लिया है कि वो 4वीं ठंडी वाली पार्टी रहेगी, उसका तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो भी राजभर वाली पार्टी के बराबर से तुलना कर रहे हैं, वो निषाद वाली पार्टी से तुलना कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी लीगेसी ऑन करती है, वो उसकी इतनी बुरी दिमाग है उत्तर प्रदेश में कि वो निषाद पार्टी से और ओपी राजभर से अपनी तुलना करके संतुष्ट है? ऐसी पार्टी का तो फिर भगवान मालिक है, कांग्रेस शब्दों में अल्लाह मालिक है। जो एक 4 जून को एक राहुल गांधी पे भरोसा उठा था कि हाँ ठीक है, 99 सीटों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया। हरियाणा चुनाव के बाद जो यहाँ पर 10 उपचुनाव में कांग्रेस को 1 सीट न मिली, इससे तो संदेश जाता है कि जो मुस्लिम मत जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ मूव कर सकता है, अखिलेश भाई का नहीं, ये कांग्रेस और सपा की रणनीति भी तो हो सकती है। महाराष्ट्र को कंट्रोल करने के लिए यूपी में कुर्बानी दी गई हो। हाँ, ये हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां पर महाराष्ट्र में भी अपनी डिमांड रखी हुई है। अगर ये कुर्बानी देनी थी तो फिर 5 सीटों की डिमांड क्यों थी? फिर उसी समय कुर्बानी हो जाती, बैलेंस हो जाता। ये 5 सीटों की डिमांड ना आती। 1 महीने पहले से कहते हैं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए हम कांग्रेस को या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे, हम अलग क्यों?
और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये क्यों मानती है कि अगर कांग्रेस सीटें लड़ेगी तो यानी आप कुल मिला के कह रहे हो ये हार का डर है? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा हो कि जब 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी वो तो इस वजह से भी उससे हार जाते, तो हारने से अच्छा है एक सेक्रीफाइस बहाना कर लिया जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया गठबंधन है क्या। मध्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, और महाराष्ट्र में भी अखिलेश भाई 12-14 की सीटें मांग रहे हैं, और साथ झारखंड में भी 36 सीटें लड़ने की बात कर रहे हैं। अब 36 तो कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस देगी नहीं झारखंड में, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में? ये कहेंगे हम 2029 में इंडिया गठबंधन में आएंगे, फिलहाल अब हमारे लगे भी हमारा तलाक हो गया, अब बात खत्म हो गई, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। कहाँ आप तो तलाक करवाने पे तुले हो, वो साथ में हाथ डाले हुए फोटो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप कह रहे हो तलाक हो गया। कहाँ तलाक हो गया आलोक जी? अच्छा ये बताइए, तलाक लेने के बाद भी पति पत्नी हाथ डाल ले तो क्या वो पति पत्नी हो जाएंगे? हाथ डालने से पति पत्नी कहां पर हो जाता है? गलबैया करने से कहां अच्छे रिश्ते का समझ में दिखाई देता है? अगर अच्छे रिश्ते होते हैं तो टिकट बदलाव भी दिखाई देता। अच्छा बताइए जी, गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन है, गठबंधन आप गलत बोल रहे हैं, गठबंधन है। हाँ, तो गठबंधन क्यों होता है? चुनाव साथ लड़ने के लिए, सीटें शेयर करने के लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए। ठीक, कारण तो त्रिपाठी जी जुड़ गए, फाइनली आ गए, कांग्रेसी भी आ गए। वो पुराने जमींदार है तो लेट जुड़ते हैं वो। खैर त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। त्रिपाठी जी, ये कुर्बानी देगा कौन, कुर्बानी देगा कौन, कुर्बानी देगा कौन? आपने तय किया कुर्बानी हम देंगे, आपने कुर्बानी भी दी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो आलोक पांडे जी कह रहे हैं ये कुर्बानी नहीं है, ये आपने जो सरेंडर किया है ये हार का डर है, इसे हार का डर बोलते हैं। आलोक जी, आलोक वत्स या आलोक भाजपा टू प्रवक्ता, उनका भाजपा का कहना है या आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक? अच्छा जी जी जी, नहीं उनका विश्लेषण बड़ा तगड़ा रहता है, वो तो मन की बात जानते हैं कि चलिए आप ही बता दीजिए मन की बात। नहीं, ये सरेंडर क्यों किया आपने? नहीं, हमने सरेंडर कोई नहीं किया तिलक जी। इस देश की जो है, देश के निर्माण में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और आप देखिए लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने इतनी कम सीटों पर समझौता करके और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा, और जो है भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो माननीय त्रिपाठी जी, जब आपको कुर्बानी देनी थी तो 5 सीटों की डिमांड क्यों की आपने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति ने 5 सीट, 4 सीट। प्रदेश अध्यक्ष ऑफिशियल नहीं है आपके जी? प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बार मीडिया में कहा है कि हमारी 5 सीटों की डिमांड है, हमने अपने जो हाईकमान उनको 5 सीटों की बात भेज दी कि हमें 5 सीटें चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं, किसने? प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, अगर आपके पास बयान हो तो बिल्कुल चला दीजिए। ढूंढिए, मैंने कितने बार का बयान देखा आपके अध्यक्ष का, ढूंढ कर दिखाइए। अच्छा ठीक है, चलिए ये शुरू से नहीं लड़ना चाह रहे थे। एक मिनट त्रिपाठी जी, यानी मैं मान गया आप शुरू से लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, यही कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि अजय राय जी ने जब भी बयान दिया, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारी 10 सीटों पर तैयारी है, शीर्ष नेतृत्व जो है गठबंधन के विषय में जो भी फैसला लेगा उस फैसले के तहत हम। नहीं तो वो 2 सीटें आपको दे तो रहे थे, तो फिर क्यों आप क्यों पीछे हटे? नहीं, 2 सीटों की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ राजेंद्र चौधरी जी का बयान था। पार्टी की तरफ से अभी हमारी पार्टी की तरफ से कि 2 सीटों पर हमारा समझौता हुआ है या नहीं हुआ है, आज तक कोई ऑफिशियल बयान बिल्कुल नहीं आया। 2 सीटें वो दे रहे थे, उनके जो है राजेंद्र चौधरी जी ने। तो त्रिपाठी जी, ये बंद कमरों में अंताक्षरी खेली जा रही थी? नहीं, बंद कमरों में ये हो रहा था कि जो जहां पर हम मजबूती से लड़ सकते हैं, हम वहां पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और हमारे कार्यकर्ता इस बात। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप मेरे साथ पहली क्यों बुझा रहे हो? मैं वही पूछ रहा हूँ, ये जो मजबूत सीटें उनका नाम तो बता दीजिए। मजबूत सीटें बहुत सी है, फूलपुर थी, हाँ। जहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी का होल्ड पहले भी रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री वहीं से हुआ करते थे। नहीं, फूलपुर भी दे रहे थे ये आपको, आपने मना कर दिया, सुनने में आया। नहीं, फूलपुर दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, ये बात मन की बात तो हम नहीं बता सकते। हाँ। हमारी जानकारी में सिर्फ इतना है
कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्देश दिया है कि आपको जो है जिस तरीके से घोसी में आपने मदद की है उस तरीके से मदद करनी है, हम कार्यकर्ता तैयार हैं। मतलब साइकिल के पीछे बैठोगे बिना हाथ के? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी जो सुभाषपा, जिन्होंने माँ बहन की गाली दी हो योगी जी और मोदी जी को, अगर उनके चरण वंदना के लिए तैयार हो सकते हैं, और वो पार्टी जो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 56 इंची सीना लेते हुए भी अगर वो के लिए तैयार हो सकते हैं, तो हम तो जो है आज की तारीख में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल कमजोर है। चलिए ठीक है, यानी आपने कहा हमने बड़ा दिल दिखाया, हम बड़े भाई हैं इसलिए हमने त्याग कर दिया, कहा कि जाओ आप ही लड़ दो। ठीक ठीक बिल्कुल। एक मिनट आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? आशीष चौधरी जी, माननीय आशीष चौधरी जी, आशीष चौधरी जी, आवाज नहीं पहुंच रही आशीष चौधरी जी के पास। ठीक, प्रदीप व्यास जी, आपको तो आवाज आ रही है सर? तिलक जी सर, आपको भी नहीं सर, आपकी आवाज मुझे हमेशा मिलती है, आप धीरे से भी बोले तो भी मुझे मिल जाती है, आप आदेश करिए सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं उस सोशल मीडिया पर जो आप लोगों ने लिखा वो ठग महाठग टाइप का मामला, मैं उसी से शुरू करना चाह रहा था आपके साथ। जब तक आशीष चौधरी जुड़े मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जरा मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा वो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट को रीट्वीट करने वाला मसला आया, ये देखिए, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर लिखे उस पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया कि ठग ने महाठग को ठग लिया। प्रदीप जी, एक बात बताइए, ये आपने कहा कि सपा ने कांग्रेस को ठग लिया, इस टाइप का मामला, ये संजय निषाद को किसने ठग लिया? सर, चर्चा उपचुनाव पे हो रही है। हाँ। और अगर आपको लगता है कि संजय निषाद जी ठगे महसूस कर रहे हैं, तो सर उसकी तो मीडिया को जो है पड़ताल करनी चाहिए। क्या संजय निषाद जी ने बोला कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं, या हमारे गठबंधन पार्टी में कोई बोल सकता है सर? नहीं सर, पार्टी में नहीं बोल सकता, हमारी काडर बेस्ड पार्टी है। हाँ, एक मर्यादा है बोलने की। जी, पार्टी में नहीं बोल सकता ना कोई? अरे तो बाहर बोलने पे कि गठबंधन के साथियों को मना किसने किया है? अच्छा, आप समझिए बात को। आपने जो है जी चावला साहब, यही आपकी बड़ी खूबसूरती है कि गुरु घुमाते हैं, बॉल दूसरे डी में ले जाते हैं, उसके बाद आप वापस सेंटर लाइन पे ले आते हैं। ये हॉकी की बात कर रहा हूं मैं। तो बहरहाल तो है क्या कि देखिए, चुनाव के पूर्व जैसे क्या होता है ना, जब पलटन जाती है युद्ध के मैदान में और 50 सैनिक होते हैं, तो वो हल्ला करती हुई जाती है ताकि विरोधी को लगे कि 2,500-3 हजार सैनिक है, भले 50 सैनिक हों। तो कांग्रेस की हालत तो दूध भात की हो गई है। पूर्वांचल में जो बच्चा 12वां खिलाड़ी होता है या जो थोड़ा छोटा होता है, उसको चलो मोहल्ले में खिला दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं दूध भात। ये हाँ। कांग्रेस के मित्र समझते होंगे दूध भात क्या है। तो कांग्रेस तो इस समय दूध भात के लेवल पे आ गई है। आप देखिए, आप जो बयान सुनवा रहे थे, बात बताइए ना मुझे, मैं अभी आप ही के गठबंधन पर हूं, क्योंकि ये समझना चाह रहा हूं कि किसने किसको ठगा। आप ये कह रहे हैं कि संजय निषाद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ? देखिए, असली मापक बताने वाली तो जनता है। जनता चुनाव के बाद बता देगी। तो संजय निषाद दिल्ली में डेरा क्यों जमाए हुए थे? आपके नेताओं को फोन खटखटा रहे थे, तो फिर क्या वो क्या था? आपने कहा कि भाई इन्होंने इनको ठग लिया, तो फिर संजय निषाद को किसने ठगा? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। संजय निषाद जी भारत के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, और भारत का संविधान उन्हें आजादी देता है कि वो दिल्ली में रहें, लखनऊ में रहें, बनारस में रहें, मुंबई चले जाएं। अच्छा, ये क्या कोई आपत्ति है क्या? अच्छा, तो मतलब दिल्ली में वो जो है इंडिया गेट देखने आए थे? हो सकता है वो देखने के लिए आपको न बताएं, वो बात दीगर है। ठीक, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगा कि आपके पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने आए। तो ये संजय निषाद वैसे, यानी कुल मिला के संजय निषाद का वही हुआ ना, जैसे आप कह रहे हो कि सपा ने कांग्रेस के साथ कर दिया। चावला जी, अगर किसी पार्टी में आपको किसी दूसरे चैनल का बड़ा एडिटर मिल जाए तो आप मुंह फेर लेंगे क्या? नमस्कार तो करेंगे ना। एक कर्टसी होती है, एक आंतरिक, हम एक कई बिजनेस में है, अगर कोई मिलता है बाहर, दुआ सलाम नमस्ते होती कि नहीं होती? अब इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो कहने आ रहे हैं गुरु आपकी तो टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप इसको कम करिए, ऐसा थोड़ी कोई कहेगा। भद्र व्यक्ति तो यानी दुआ सलाम करने आए थे आपके यहाँ?
अरे तो क्या प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? नहीं, प्रॉब्लम ये है, आप ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है जब वो कांग्रेस और सपा दोनों हाथ में हाथ डाले हुए तस्वीर अगर पोस्ट कर रहे हैं, आपको क्या समस्या है जब उनको कोई समस्या नहीं है? जब वो ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, तो आपको क्या समस्या हुई? जी बताता हूँ, कांग्रेस और सपा का गठबंधन या इंडी अलायंस का गठबंधन आम चुनाव के पूर्व था, हरियाणा चुनाव के पूर्व था, इधर बहुत सारे चुनाव हुए, कश्मीर के चुनाव के भी पूर्व था। तो आपने देखा क्या दशा, क्या दिशा। मतलब जब कांग्रेस को ऐतराज नहीं, आपको ऐतराज है, आपको दिक्कत है। नहीं तो कांग्रेस को कहने दीजिए ना, उनके ऐतराज का झंडा बुलंद करने दीजिए। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर वो आशीष जी जुड़ चुके हैं। नहीं, तिलक जी जिस तरीके से हमारे प्रदीप भाई बात कर रहे हैं, मैं धरातल की बात कर लेता हूं। प्रदीप भाई बनारस के हैं, बगल की एक सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, मझगवां जी, वहां पर आपको पता होगा इसलिए कि आप नजदीक के हैं, सुभाषपा के बेचारे राजभर जी डेरा डाले थे, वहां पर सभा करा डाली, सम्मेलन करा डाला, राजभरों का सम्मेलन करा डाला, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। अनुप्रिया पटेल जी के जो है आशीष पटेल जी बेचारे लगे हुए थे फूलपुर में, इसलिए कि मैं तो वहां का प्रभारी भी बनाया गया हूँ पार्टी की तरफ से। तो वहां पर हम तो देख रहे थे कि आशीष पटेल जी जो नंबर 2 का पैसा कमा के पूरा होर्डिंग वोर्डिंग दबा के लगाए थे अपनी पार्टी का, वहां पर भी आपका दिल नहीं पसीजा। और आप दूसरे के यहाँ झांक रहे हो उसी तरीके से, जो है कि दूसरे का घर हाल जानना, अपना घर नहीं देख पा रहे हो। ठीक, बात आ गई, एक मिनट जल्दी से। वो ये कह रहे हैं कि बेचारे ओपी राज, सिर्फ संजय निषाद नहीं, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल के साथ भी आपने जो है वही ठगाव वाला मामला कर दिया। जल्दी से, एक मिनट, फिर आ रहा हूं त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए। राज चावला जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं करता है तो विरोधियों को अवसर मिल जाता है उस पर कटाक्ष करने का। अब पंडित जी जो बेचारे फूलपुर के जो है प्रभारी बनाए गए, वो अपने कार्यकर्ताओं पार्टी को छोड़कर अगर हमारा देखेंगे तो पार्टी कैसे जीतेगी उनकी? उनको अपनी तैयारियों में लगना चाहिए, वो हमारे कटाक्षों पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आप सपा जिंदाबाद बोलेंगे वहां पर, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत? अरे तो फिर सपा जिंदाबाद बोले ना, भाजपा में क्यों इधर टांग झांक कर रहे हैं? यहाँ तो कोई गठबंधन होना नहीं है। आशीष चौधरी जी, अब आवाज आ रही है मेरी? आशीष चौधरी जी, चौधरी साहब सुन पा रहे हो? सर उनकी आवाज गायब है। अब सपा की चुनाव के पहले ही आवाज गायब है, आने वाले समय में पूरा सुपड़ा साफ होगा। जल्दी से त्रिपाठी जी, आलोक जी आ रहा हूं फिर आपके पास। नहीं, प्रदीप जी ने अभी 12वें खिलाड़ी की बात की, तो प्रदीप जी आप लोगों का हाल वही है, मतलब जैसे जो खाली तालाब होता है ना, उसमें मेढक टर टर करते हैं। आप 43 सीट हम जीते, आपकी स्थिति क्या रही बताने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप सरकार तो हमारी बनी है, तरीके से खाली तालाब है। हमारी बनी बात और मैं बता देता हूँ सर, जो बासी कढ़ी होती है ना उसमें उबाल नहीं आता, बासी कढ़ी में उबाल कभी नहीं आता। आज भारतीय जनता पार्टी की हाल उसी बासी कढ़ी की तरह हो गई। तो आप अपनी तारीफ न बताइए ना, आप लोग तो 2022 के लिए चूल्हे पे चढ़े, अभी तक कोई बात आया नहीं। ये बात कही थी पार्टी जी, कांग्रेस की तुलना आप दूसरों से मत किया करें। घर में चली गई, कहाँ चली गई? आप गाना गा रहे हो दुनिया भर का, ये सीट हुआ वो सीट हुआ। 2022 का मैनिफेस्टो आपको याद है? पढ़िए जाकर उसको, आपने कितना इम्प्लीमेंट किया अब तक? कांग्रेस की तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया करिए। आप जनता है, बताइए स्कूटी कहाँ चोरी हो गई? स्कूटी किसने चुराया? अडानी ने चुराया क्या बानी ने चुराया? वही पुरानी स्क्रिप्ट। अडानी तो सवाल कुछ भी हो, जवाब वही है। ये गजब गठबंधन है। नहीं, गजब गठबंधन है। आलोक जी, आशीष जी जुड़े, तब तक मैं एक बात समझना। आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? अब आशीष जी की ड्यूटी बजा दीजिए। आलोक जी, हेलो, आ रही है आवाज? जी आशीष जी, हाँ जी, शुक्र है कम से कम आवाज आई आपकी। नहीं, मुस्कुराइए मत, आपने ठीक नहीं किया त्रिपाठी जी के साथ। मेरे को एक बात बताइए आशीष जी, ये तो ठीक वैसा ही हुआ, आप गाड़ी में हो ना, गाड़ी में, मैं गाड़ी का ही उदाहरण दे देता हूँ। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे आपने चलती गाड़ी में त्रिपाठी जी को उतार दिया और बोला कि जाओ टेम्पू से चले जाना। बोले रास्ता तो एक ही है, बोले नहीं, बोले टेम्पू से जाओ। ये आपने सपा के साथ कुछ ऐसा ही कर दिया, नहीं चौधरी साहब? ऐसा नहीं है, बट कांग्रेस पार्टी, हमारे जो प्रवक्ता था वो हमारे भाई हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय
सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का सपोर्ट से, सब लोगों की एक ही इच्छा है कि जो ये बेईमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जवानों को, बेरोजगारों को धोखा देने वाली पार्टी, महंगाई, डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ाने वाली पार्टी, किसानों को परेशान करने वाली राजनीति में गिनवाना वहां पर मेरा मुद्दा गठबंधन है, मेरा मुद्दा गठबंधन पे रहो। ठीक, गठबंधन का सवाल था, गठबंधन का उत्तर दो। ये कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया आपने? कांग्रेस का पूरा सहयोग है। कांग्रेस के जो बड़े नेतृत्व में जो विकास हुई है, उन्होंने सहयोग किया पूरी तरह, इसलिए साधुवाद और धन्यवाद बोलता हूँ जो कांग्रेस के पार्टी में पूरी तरह से हम समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। और 9 सीटों पे ये लोग प्रचार भी करेंगे, 9 सीटों पे ये वोट भी कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त कराने में जो पूरा सहयोग करेंगे। ये वोट करवाएंगे आपके पक्ष में? बिल्कुल करवाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, पूरा भरोसा है आपको? पूरी तरीके से भरोसा है। ये अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा गठबंधन हाथ में हाथ डाले हुए है, जीत जरूरी है, वो क्या लिखा है आलोक जी? वो जीत जरूरी है कुछ टाइप का सवाल? हाँ, सवाल सीट का नहीं, जीत का है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आपके सबसे बड़े नेता लिख रहे हैं सवाल सीट का नहीं, जीत का है। इसका मतलब यह हुआ कि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती? ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं बोल सकते। उन्होंने लिखा, इसका तो मतलब यही हुआ ना, सवाल सीट का नहीं, जीत का है। इसका मतलब यह हुआ कि आप यही मानते हैं कि कांग्रेस यहां चुनाव नहीं जीत सकती? कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं धन्यवाद बोलता हूं, और कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व उनको भी धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के जो भी एक एक कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेगा, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगेगा। सवाल का उत्तर नहीं देना तो सीधा बोलो ना, ये सवाल पसंद नहीं आया। आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये दिक्कत पता क्या है आलोक जी, इनके साथ समस्या ये है कि सवाल समझ में ना आए ना या पसंद ना आए तो किनारे से निकल जाओ। जैसे वो होता है ना कि ये गोलगप्पे की जगह आलू टिक्की खाओगे तो बोले संविधान खतरे में है, वही वाला हाल है। बोले गुड्डू नहीं, गोलगप्पा खाने नहीं गए, संविधान खतरे में आ गया क्योंकि आलू की टिक्की खाने को। चौधरी साहब, कम से कम नेता हो सपा के, ऐसी बात तो करो जो जनता को समझ में भी आए। कुछ नहीं तो त्रिपाठी जी को ट्यूशन दे लो। जनता को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, जब 9 सीटों के विधानसभा में चुनाव होगा तब आपको पता चल जाएगा। सर, सवाल का उत्तर तो दो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टिकट आपका, प्रत्याशी आपका, सिंबल आपका, आप कह रहे हो गठबंधन और आप कह रहे हो नहीं संविधान खतरे में है। सवाल पूछ रहा हूं, संविधान खतरे में है? आपने कई ऐसी जगह देखी है जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन का सहयोग किया। अभी हमारे यहाँ भी कई सीटें ऐसे चुनाव होते, रायबरेली है, अमेठी है, सीटों पे कई तमाम जगह ऐसी होती जहाँ पे सब कुछ फिर से नेतृत्व निर्णय रहा होगा, वो फिर से नेतृत्व जाने माने राहुल गांधी जी, माने प्रियंका गांधी जी और माने अखिलेश यादव जी। हाँ, ये आला कमान जाने। आलोक जी इत्तेफाक रखते चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं वो एक, मैं पूछ रहा हूं कि भाई प्रत्याशी आपका, टिकट आपकी, सिंबल आपका, चुनाव आप लड़ रहे हो, आप ही ने तय किया कि आई एम ए बॉस। यही तो तय हुआ ना कि अखिलेश यादव ही बॉस हैं यूपी में, और फिर ये कह रहे कि नहीं संविधान खतरे में है। मैं चाहता कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाया है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाया। महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखाएंगे। चौधरी साहब महाराष्ट्र में दिखा दो। आलोक जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखा दो, मान जाएंगे। हाँ, वो देखिए, हम आप ये नहीं बता सकते क्या तय होगा, वो राहुल गांधी जी बता सकते ना, लेकिन ये जो बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का बहुत महाराष्ट्र में सहयोग करेंगे बीजेपी को हराने में। बिल्कुल, बीजेपी को हराने में जो भी जैसे कांग्रेस नहीं लड़ रही है, आप संविधान बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे महाराष्ट्र में आप नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं घोषणा करके जाइए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और कांग्रेस को विपरीत करेंगे और हम एक सीट नहीं लड़ेंगे। और राहुल जी जितना बड़ा आतंकी लगा रहे हो महाराष्ट्र में, नहीं हो घोषणा करिए, अखिलेश जी को भी वोट मिलाइए। अगर आपकी पहुंच हो कि टीवी में हम कहीं डिबेट करते हुए
महाराष्ट्र का समाजवादी पार्टी का रोल था, पूछ के फोन करना चाहिए। पार्टी के पेट में बदलनी नहीं होनी चाहिए, वो अपना चुनाव भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, मैं कहूँ समाजवादी पार्टी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी पढ़ने से अपना चुनाव देते नहीं, 9 सीटें हारने जा रहे हैं, 9 सीटें हारने जा रहे हैं, उस पर मेहनत करिए। आप महाराष्ट्र में 0 सीटें लड़ेंगे नहीं, पहले ये बताइए। महाराष्ट्र में कांग्रेस को पूरा मौका देंगे नहीं, ये बात नहीं, आशीष जी को क्यों फंसा रहे हो? वो अभी वो संविधान खतरे में आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। त्रिपाठी जी, बात तो आलोक जी सही कह रहे हैं, कह रहे संविधान तो महाराष्ट्र में भी बचाना चाहिए आपको, तो फिर वहां पे भी कुर्बानी देनी चाहिए सपा को कि नहीं? संविधान बचाना है भाई। तिलक जी, राजनीति में गिव और टेक का रिश्ता होता है, बात आप समझिए। अगर हमने यहाँ पर सीटें छोड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ महाराष्ट्र में जो है बिल्कुल नरमी बरतेगी, और जितनी सीटों की डिमांड थी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उन डिमांड से वो पीछे हटे हैं। तभी 18 सीटें हमने जो दी हुई है हमारे जो आपसे बिना पूछे हुए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, सुन लीजिए, मालूम है ना महाराष्ट्र में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां ऐसी होती है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किया था। हाँ। लेकिन उसी में वो सुधार होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बात मैं कहता हूँ, अच्छा, यानी इनसाइड स्टोरी आप दे रहे हो, ये कह रहे हो कि ये गठबंधन जो है कदम पीछे आपने इसलिए खींचे क्योंकि महाराष्ट्र में आपको कंट्रोल करना था। जी, और एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ। कि फिर हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ बात होती है कि इतनी सीटों पे लड़ना है, क्या कौन सीट पे कौन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं होता। सुभाषपा जो है महाराष्ट्र में भी एक सीट मांग रही थी, तो बाकायदे राजभर जी का बयान है, ऑफिशियल बयान है कि एक सीट की उन्होंने वहां पर डिमांड की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। वो यहाँ तक कि जिस पार्टी पर शिवसेना के कंधे पर वहां पर उन्होंने चलना सीखा, अंगुली पकड़कर महाराष्ट्र में, उसको छोटा भाई बनाया, उसकी पार्टी तोड़ दी, और उसके जो पार्टी के टुकड़ा है, उस पार्टी के टुकड़े को वहां पर छोटा भैया बना दिया। छोटा भाई त्रिपाठी जी, आपको पूरा यकीन है कदम पीछे खींचेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, दावे के साथ पे कह रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। और अभी एक मिनट, आशीष चौधरी को वैसे वो संविधान खतरे में आ जाएगा। आशीष चौधरी, एक मिनट, आशीष जी, ये कह रहे हो महाराष्ट्र में आपको कदम अब पीछे खींचने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय फैसला होता है वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, और वो उनका विवेक है, क्या निर्णय लेते हैं वो जाने। नहीं, वो तो ठीक है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास? हमारे पास ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी को हराने। मैं इतना जान रहा हूँ आपसे कि संविधान महाराष्ट्र में खतरे में है कि नहीं, कि सिर्फ यूपी में खतरे में है? नौजवानों, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई, महाराज ये सब हराएगी कैसे? मतलब सवाल कुछ और, किसान, संविधान, ये बस करो चौधरी साहब, पब्लिक देखती है, अच्छा लगता ना। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, वही संविधान, पहलवान, किसान, मैं बात पूछ रहा हूँ, कह रहे कुर्बानी देगा कौन महाराष्ट्र में? आप कह रहे हो संविधान खतरे में, आप कह रहे हो किसान खतरे में। बस करो चौधरी साहब, इतना भी नहीं होता। खैर प्रदीप साहब एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है, जो आपने लिस्ट जारी की, ये बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की वो देखी आपने? बीजेपी की लिस्ट हमारी पार्टी, मैं पूरा कर देता हूं, 1 मिनट। अच्छा जी प्रदीप जी, ये जो आपने लिस्ट जारी किया उपचुनाव में, आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे ना? आपको प्रदीप जी को प्लीज स्क्रीन पर आइए। एक बात बताना चाहूंगा चावला साहब, हाँ? कि हमारे यहाँ परिवारवाद से, आपका परिवारवाद से तात्पर्य थोड़ा सा बता दीजिए, आपकी परिभाषा डिटेल बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं परिवारवाद। नहीं, मैं तो आप ही के मुंह से सुनना चाह रहा हूं परिवारवाद। 1 मिनट प्लीज, प्रदीप जी को स्क्रीन पर लाइए। अरे पूछिए चावला साहब, पूछिए। हेलो प्रदीप जी। हाँ सर, ये परिवारवाद की परिभाषा क्या आपकी नजर में? सर हमारे यहाँ, अब देखिए, इसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो वक्तव्य आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ
एक ही परिवार के 2 सदस्य मंत्री नहीं बनते हैं। अगर आपको उदाहरण देखना समझना है तो आप नोएडा के हमारे विधायक पंकज सिंह जी का देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भारी मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की है। और 2014 के बाद से एक परिवार से 2 मंत्री नहीं होते हैं, और उसके पहले दोनों मंत्री यथास्थिति बनाए हुए हैं। एक बार फिर से बोलिए, आपके यहाँ एक परिवार के 2 मंत्री नहीं बनते हैं? नहीं बनते हैं। यह परिवारवाद की श्रेणी में आता है? सर हमारे यहाँ तो है नहीं। अब आप कोई सी भी श्रेणी मानना चाहे मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं चावला साहब, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। आरोप क्यों लगाऊंगा? आप परिवारवाद की परिभाषा समझा रहे हो, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं। मैं इस लिस्ट पे आऊं, लेकिन उससे पहले जो आपने परिवारवाद की परिभाषा समझाई कि हमारे यहाँ एक ही परिवार में 2 लोग मंत्री नहीं होते। चावला साहब देखिए, हो सकता है 6 महीने बाद सभी के परिवारवाद की परिभाषा बदल जाए, लेकिन हमारे यहाँ पिता का पुत्र अध्यक्ष नहीं होगा पार्टी में। करना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मंत्री जो है एक ही परिवार से 2 नहीं होते, और हमारे यहाँ पिता पुत्र एक ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगला अभी मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा। आपने रात को पार्टी ज्वाइन कराई और सुबह पिता को भी और पुत्र दोनों को टिकट दिया सम्मान के साथ। मैं बताता हूँ, ऐसे कई उदाहरण है आपकी पार्टी में कि पिता को भी दिया और पुत्र को भी दिया। मैं वही बताने जा रहा हूँ। और वो परिवारवाद की श्रेणी में है या नहीं, प्रदीप जी समझाइएगा। पहले त्रिपाठी जी जल्दी से आप। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सुविधा अनुसार किस तरीके से फूको चाटो नीति चलती है, किस तरीके से अब आप देखिए 10 उदाहरण मिल जाएंगे। आधार कार्ड का विरोध, जीएसटी का विरोध, उसके बाद फिर वो अच्छा किस तरीके से तर्कों को घुमाते हैं। पहले ये कहते थे कि एक जो है एक घर से 2 व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, अब टिकट देंगे, सांसद और मंत्री जो है सांसद बन जाएंगे तो मंत्री नहीं बनेंगे, एक ही व्यक्ति बन सकता है। बात यह है कि पहले पिताजी का नंबर नहीं लग रहा था, पहले पिताजी नहीं जीत रहे तो बेटा कैसे जीतेगा। जब पिताजी जीते तब बेटा, आप देखिए राजवीर जी सांसद रहे, संदीप सिंह मंत्री रहे कि नहीं रहे, कल्याण सिंह जी के नाती हैं और एक मंत्री है। तो मतलब आप लोग गजब की बात करते हो। और रही बात आपने कहा कि एक पोता पुत्र, मतलब क्या आप मानते हो कि अनुप्रिया पटेल जी सोनेलाल पटेल जी की पुत्री नहीं है? अरे सोनेलाल पटेल जी अब कहाँ राजनीति में है पंडित जी? आप उनके साथ क्या गठबंधन? सोनेलाल पटेल जी अब कहाँ? आपको परिवारवाद व्यक्ति दिक्कत है, गठबंधन क्या किया हो? क्या किया गठबंधन भाई? नहीं, 1 मिनट त्रिपाठी जी, विषय भटक जाएगा। 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। प्रदीप जी रहेंगे, प्रदीप जी ने कुल मिलाकर ये कहा कि जो मतलब बाप बेटा अध्यक्ष टाइप का मामला, जैसे चिराग पासवान और एक मिनट जैसे चिराग पासवान का मसला है, जैसे अनुप्रिया पटेल का मसला है, जैसे संजय निषाद का मसला है, जैसे ओपी राजभर का मसला है, ठीक ये उसी का उदाहरण दे रहे हैं शायद प्रदीप जी। लेकिन प्रदीप जी सर वो हमारी पार्टी में विलय थोड़ी क्यों, वो गठबंधन के साथी हैं। आप मेरी पार्टी की बात पूछिए ना। अच्छा, आप पार्टी की बात। 1 मिनट। अरे आपके झगड़े बंधन में तो झगड़े बंधन में एक मिनट मैं जहां तक अभी का विषय 1 मिनट रुकिए। इस लिस्ट में एक खासियत है, मैं आपको वो वाला उदाहरण भी दूंगा। पिता और पुत्र को रात को ज्वाइन करवाया और सुबह टिकट दिया, एक नहीं कई उदाहरण है, वो उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले ये करहल में फूफा जी को ही टिकट दे दिया आपने, आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे। फूलपुर से दीपक पटेल को उतार दिया, जो पूर्व सांसद केसरी पटेल के बेटे। खैर सीट पर सुरेंद्र दिलेर को, जो पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र। तो यह परिवारवाद नहीं है प्रदीप जी? नहीं, आप ये बताइए सर, मेरी एक आधारभूत बात का आप जवाब दे दीजिए। क्या हमारी पार्टी में पिता और पुत्र या एक ही खानदान या एक ही जाति के लोग अध्यक्ष बनते हैं? क्या उनके पिता हैं राजनीति में जिनका आपने उदाहरण दिया, या किसी पद पे हैं, किसी लाभ के पद पे हैं? पद और लाभ का पद क्या होता है इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूं, वो भी बताता हूं आपको। नहीं आप, अरे प्रदीप जी, पीयूष गोयल के पिताजी क्या थे आपको पता है? अभी उनको अपनी बात रखने दीजिए प्रदीप जी। आप लोगों के बीच में नहीं बोलते तो आप भी कम से कम उनको बात सुनना चाहिए आपको। मैं एक बड़ी सीधी सी और सीधी सपाट बात कहना चाह रहा हूं कि क्या परिवारवाद की, अगर एक ही परिवार के पिता पुत्र अध्यक्ष बने
एक पिता के एक व्यक्ति केंद्र में मंत्री बने, एक व्यक्ति राज्य में मंत्री बने, तो समझ में आती है कि एक ही परिवार के दो मंत्री नहीं है। उपचुनाव में भी आपने ये मतलब ये परिवारवाद नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा ना? अब सर समय के हिसाब से आप ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि परिवारवाद में आएगा कि नहीं आएगा, तब क्यों नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं? जब राहुल और सोनिया जी मिलकर 20 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब क्यों नहीं पूछा जाता? जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी कहीं सर्वे सर्वा बने रहे, चाचा को भी नहीं घुसाया, क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? अच्छा मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात प्रदीप जी, लेकिन जिस परिवारवाद के आरोप आप इन पर लगाते हो, जनता उन्हीं को चुन लेती है, राहुल को भी, सोनिया गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, उनके परिवार को भी, डिंपल यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी। अब तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, तो ये तो सारे परिवारवाद वाले जीत जाते हैं। फिर तो जनता बेवकूफ है इसका मतलब? अरे सर जनता जनार्दन है, हम एक राजनीतिक दल है, विरोध करना हमारा अधिकार है, आवाज उठाना हमारा अधिकार है। विरोध करने के लिए विरोध करते हो। अब मैं उदाहरण दे देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने पिता और पुत्र का जिक्र किया। एक मिनट बात बताइए, अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा में भी बहुत आरोप लगा रहे थे, आखिर जनता ने अपना मत दिया ना, तो जनता सिरोधार्य है। अजय प्रदीप जी, मैंने उदाहरण का जिक्र किया, अभी लेटेस्ट उदाहरण है पिता और पुत्र वाला। झारखंड में चंपई सोरेन आए और साथ में बेटे को भी टिकट दिला गए, वो परिवारवाद नहीं। इससे पहले एक और मेरी याददाश्त में एक और उदाहरण आया उत्तराखंड का, यशपाल आर्य बीजेपी में आए कांग्रेस से नाराज होकर, वैसे अभी फिर कांग्रेसी हो गए। यशपाल आर्य आए, अपने बेटे संजीव आर्य को भी टिकट दिला गए, रातों रात, रात ज्वाइन की और सुबह टिकट फाइनल। वो परिवारवाद नहीं है। ये आर्य जी को भी टिकट मिला था क्या उसी विधानसभा चुनाव में? जी जी, यशपाल आर्य और यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य दोनों को टिकट मिला, पिता को भी और पुत्र को भी। सर आप जो इस प्रकार से उदाहरण खोज करके ले आ रहे हैं, वो क्या कांग्रेस में कई सालों से थे क्या? वो तो आपने बताया कि रात में ज्वाइन किया, दोनों को टिकट मिल गया। नहीं लग रहा था, ये भी बताया ना प्रदीप भाई। अच्छा एक मिनट आलोक जी, कुल मिलाकर अब हो गया उपचुनाव की स्थिति लगभग साफ, चेहरे भी साफ। ये जो बीएसपी वाला फैक्टर है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये बीएसपी वाला फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष जी से पूछोगे तो अभी कहेंगे संविधान खतरे में, बोले आज गोलगप्पे नहीं खाए इसलिए संविधान खतरे में हो गया, आलू की टिक्की मिली। लेकिन ये बीएसपी वाला जो मसला है ना, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं आलोक जी? बिल्कुल। जैसे मैं कानपुर की बात करूं, सीता में, अब सीता में सत्ता में जहां पर नहीं जानकारी तो वहां प्रत्याशी होता रहा। अब अगर उसने थोड़ा भी ढंग का मोह काट लिया तो भारतीय जनता पार्टी खेल बिगड़ेगा। अब ये समाजवादी पार्टी नहीं कहेगी बीएसपी को कि अब ये बीजेपी की नहीं हमारी बने। बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे, एक जगह पर मुस्लिम उतारा है, अब हम मुस्लिम से टिक्कर प्रत्याशी एक जगह पे हो गए, तो पता चला कि वहां पर भी बीएसपी खेल में डालेगी। तो निश्चित बात है, अगर बीएसपी का जो उम्मीदवार है वो अपनी जाति का कुछ मत ले जाता है, तो वो कहीं पर सपा को नुकसान पहुंचाएगी, कहीं सत्ता को नुकसान पहुंचाएगी। और मुझे लगता है बीएसपी ने इसीलिए इस तरह की रणनीति बनाई है कि अब उसको ये कहना बंद हो जाए इस उपचुनाव के बाद कि जो बीएसपी बीजेपी की बेटी है या बीएसपी और किसी पार्टी की बेटी है। नहीं, बीएसपी के चुनाव लड़ने से फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना, कि नहीं? नहीं, अब कानपुर में तो नहीं होगा बीजेपी को फायदा। ब्राह्मण कैंडिडेट उतार रहा है, वो ब्राह्मण का ही वोट कटेगा। सीतापुर में 28% जो है ब्राह्मण है। चौधरी साहब, अभी फिलहाल बिना संविधान को खतरे में डाले हुए एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। ये आपने कांग्रेस को तो निपटा दिया, लेकिन बीएसपी का क्या करोगे? बीएसपी जो होता है वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है वो समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। तो बीएसपी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है और किया है इसके पहले पूर्व चुनाव में। तो हम बसपा के जो वोटर है उसका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो आएंगे, उनकी भी लड़ाई समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ाई नहीं, इसका फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं? बीएसपी के बिल्कुल नहीं होने वाला, समाजवादी साथ रहेगा। बीएसपी का जो भी होता है मतदाता कार्यकर्ता ये नहीं, वो आपका जो पीडीए वाला मसला है, परिवारवाद डेवलपमेंट, माफ करिए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला, और उसमें आगे लिख दे तो मुस्लिम, तो फिर वो वोट बैंक भी तो उस पर असर पड़ेगा कि नहीं?
अगड़ा पिछड़ा और एससी आपने नहीं जोड़ा, एससी भी हमारे समाजवादी पार्टी का हाथ ही रहता है। आपने पिछले लोकसभा के चुनाव में देख लिया होगा, आप ही लोगों के चैनल माध्यम से हम लोगों भी जाने हैं कितना एससी परसेंटेज समाजवादी पार्टी के साथ था, इंडिया गठबंधन के साथ था। हाँ। और 9 के 9 सीटों पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बीएसपी का वोटर है वो समाजवादी पार्टी को सहयोग किया और समाजवादी पार्टी को। अच्छा, तो ये सारी सीटें जीत जाओगे? हाँ, निश्चित है, उत्तर प्रदेश की जनता की बदौलत जीता जाएगा 9 की 9 सीटें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 9 के जो विधानसभा कार्यकर्ता और वोटर उनके सहयोग। तो वो ईवीएम वाला मसला है कि नहीं, अभी क्लियर कर दो पहले, वरना फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से वोट की गिनती कराई जाए, वो सबसे जो सारी पार्टियां चाह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? अच्छा, एक बार चुनाव का बहिष्कार कर दो, बोलो नहीं लड़ेंगे ईवीएम से। नहीं, समय आएगा तो वो भी किया जाएगा, समय नहीं तो फिर ये 37 सीटें आई थी तो फिर ये कौन सा चमत्कार था? वो आप लोगों को भी पता होगा और हमें भी पता होगा। अच्छा, तो ये फेयर चुनाव नहीं था? वो जब समय आएगा तो उस पर भी देखा जाएगा। समय तो आएगा, समय तो आ ही रहा है, और कितना समय आएगा? अच्छा, एक बात बताओ चौधरी साहब, ये ईवीएम वाली बात कंप्लीट करके फिर मैं त्रिपाठी जी के पास। अच्छा, फेयर चुनाव कब हुआ, क्या लगता है आपको? 2012 में, 17 में, 19 में, 24 में, कब हुआ? कब हुआ चुनाव? 22 में जनता पार्टी रहते हुए कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कभी नहीं हुआ फेयर चुनाव? अभी भारतीय जनता पार्टी जब से है तब से फेयर चुनाव, यानी जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी सरकार बनाई थी 2012 में, तब भी फेयर चुनाव नहीं हुआ था? मैंने बोला ना कि अभी जब बीजेपी जब से आई है 2014 से, तब से कभी फेयर चुनाव नहीं हुआ। अच्छा, 2014 के बाद से फेयर नहीं हुआ, और उससे पहले होता था? हाँ, उससे पहले होता था? हाँ बिल्कुल होता था। 19 अच्छा, तो 2012 से 2017 तक किसकी सरकार थी मान्यवर? समाजवादी पार्टी की थी। हाँ, तो फिर आपने फेयर चुनाव करवा लिया। चौधरी साहब कुछ तो है, हर बात पे ठीक है, ठीक है। चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा? चुनाव आयोग किसके अंदर रहता है? तो जब आपकी सरकार हुआ करती थी, अब तो सभी सरकारों में है। हाँ, रहे ना मुलायम सिंह यादव जी, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावे रहे। अगर लालू जी नहीं चाहते तो फिर तो प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन फिर इसका मतलब आपने भी फेयर चुनाव नहीं करवाए, क्योंकि चुनाव आयोग उस वक्त आपके हाथ में था। आप जब से देख रहे होंगे कि हर पार्टियां 2014 के बाद सारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां, सारे लोगों ने ये ईवीएम पे उंगली उठाना चालू कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है? नहीं, ये तो वो मसला हुआ ना कि हम हारेंगे तो चुनाव ये असंवैधानिक है, हम जीतेंगे तो संवैधानिक है। तो चुनाव तो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों ये भाग रहे हैं? आप ये बताइए कि बैलेट पेपर से पूरी क्षेत्रीय पार्टियां, आप पार्टियां तैयार है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं इनको डर बना हुआ है, कहीं ना कहीं इनका अंदर खेला ठीक। ओके त्रिपाठी जी, जल्दी से फिर फाइनल कमेंट प्रदीप जी और आलोक जी आपका ले रहा हूं। त्रिपाठी जी, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा यूपी में? हम बिल्कुल, हमने कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय नीतिगत निर्देश देगा, हम वो निर्देश पर जो जैसे हमने घोषी में मदद की थी, बिल्कुल हर चीज पर मदद करेंगे। अब रही बात, अभी ईवीएम की बात चली थी, तो 37 सीट जीतने के बाद भी अखिलेश यादव जी ने भरे सदन में ये बात कही थी 80 की 80 जीतेंगे, तब भी बोलूंगा कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो। जी, और उसके अलावा ईवीएम पर सर्वप्रथम सवाल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले उठाए थे। आज उन सवालों को अगर कांग्रेस या विपक्षी दल आगे बढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में मिर्ची लगती है? भाई, आप या तो उस समय गलत थे तो आज आप गलत हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस चुनाव में सुधार होते रहना चाहिए और एक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल हरदम उठते रहेंगे और उठते रहेंगे। अच्छा, अब ये गठबंधन का बताओ क्या होगा? आपने कहा कि महाराष्ट्र में कदम पीछे खींचेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। नहीं, हमने ये कहा कि महाराष्ट्र में नरमी बरतेंगे, कदम पीछे शब्द मैंने नहीं कहा। हाँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल इस बात पर गौर करेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को देखते हुए महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर हम मुख्य विपक्षी दल है और हम वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको लगता है कुर्बानी देंगे वहाँ? और जहाँ पे खुद बिना पूछे इन्होंने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, आपसे पूछ के प्रत्याशी का ऐलान किया 4 सीटों पर। त्रिपाठी जी, आपसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं है, सच बोलने वाले व्यक्ति हो। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, 2 सीटें, 2 विधायक उनके ऑलरेडी वहां पर हैं और 2 सीटों पर वो सेकंड पोल किए थे और उन 4 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार किए हैं। आलोक जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट प्रदीप जी का।
मुझे लगता है एक अगर विधायक तो कांग्रेस का भी था, तो एक ऑफिस तो बनती है आपकी। और रही बात जैसी कुर्बानी उत्तर प्रदेश में हुई है, मैं फिर कहता हूँ उत्तर प्रदेश वाली कुर्बानी महाराष्ट्र में होनी चाहिए। 9 सीट कांग्रेस को मिली है तो 9 सीट समाजवादी पार्टी, बराबर की कुर्बानी। तो तरह की तो बहुत होना चाहिए, ये थोड़ी ना है कि थोड़ी कम कुर्बानी थोड़ी ज्यादा कुर्बानी। का ऑडियो चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, चौधरी जी का ऑडियो भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी आपस में समझ लेगी। आप अपने यहाँ देखो कि कौन कौन नाराज घूम रहा है, उसको मना लो, आपको फायदा करेगा। नहीं तो 9 की 9 सीट तो हारने जा रही, उत्तर प्रदेश की जनता हराने जा रही है। इस पर कम से कम ध्यान दे लो। चौधरी साहब, बार बार गाजियाबाद और खैर का रिकॉर्ड मालूम है आपको? जो आप सीटें दे रहे थे इनको, कहा था कि चलो वो टाइप का होता ना मामला, आलोक जी चलो रख लो, 2 रख लो, तुम क्या करोगे? सीटों का बंटवारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, इसे बंटवारा नहीं कहते हो मेरे भाई चौधरी साहब, इसे बंटवारा नहीं कहते हैं। कह सकते हो अगर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है समाजवादी पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी कांग्रेस पार्टी की कुर्बान ऐसी राजनीति पर कि बड़ा दिल दिखाया, ऐलान कर दिया बिना पूछे, और फिर बोले कि जाके चलो 2 लड़ लो, छोड़ो। और बोले कौन सी सीट? बोले गाजियाबाद और खैर लड़ लो, जहां खुद कभी नहीं जीते, और बोले कि जाके लड़ लो। वाह, त्रिपाठी जी को फिर बलि का बकरा बना रहे हो आप, हैं? और त्रिपाठी जी ने भी कहा नाखून कटवा के बोलो शहीद घोषित कर दिए, कुर्बानी देगा कौन? बोले हम ही देंगे कुर्बानी। ये गजब सियासत है। खैर प्रदीप जी, और ये नेतृत्व राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ये तय करते कौन सीट पे कहाँ लड़ेगा, कैसे नहीं। तो ये बात आपके नेताओं को समझ में आनी चाहिए जो दावेदारी करते हैं, कहते हैं इतनी सीट हम लड़ेंगे, इतनी वो लड़ेंगे। तो आप लोग भी तय कर देते हो खुद, जब तय ही बड़े नेताओं को करना है तो काहे को बयान देते हो सबको बुला के? 1 मिनट प्रदीप जी, एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है, उपचुनाव में ये बीएसपी के लड़ने से फायदा होगा कि नहीं आपको? सर देखिए, हमारी पार्टी में ना किसी के लड़ने न लड़ने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमारी तैयारी जमीनी स्तर की होती है, हवाबाई तैयारी नहीं होती। नहीं, आपके नेता सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं, कह रहे बीएसपी लड़ने का मतलब यह कि बीजेपी को फायदा। अब सर क्या हमारे नेता स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको नहीं मिल सकती? अच्छा, इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, ओके, मुझे नहीं मालूम था। अरे सुनिए चावला साहब, आपके घुमावदार प्रश्नों का मैं एक बात बताता हूँ, मुझे हंसी भी आती है, और वो कटाक्ष वाली नहीं है, वो प्रसन्नता वाली हंसी है कि कम से कम इस तरह के सवाल आप करते हैं। देखिए, आप सीधी सी बात है कि हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, कुछ वो डिस्क्लोज करती है, कुछ डिस्क्लोज नहीं करती है, कुछ खोलती है, कुछ नहीं खोलती है। अब कांग्रेस ने एक ऐसी नीति बनाई कि उन्होंने पूरा सपोर्ट दे दिया, हार मान ली, वो नहीं खोले तो क्या जबरदस्ती थोड़ी उनके मुंह से बुलवाया जाएगा? उसी तरह से हमारी रणनीति, किसने कहा हार मान ली है उनकी रणनीति का? आपकी रणनीति हो सकती है, उनकी नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? फिर तो हम जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं, हम तो भाई देखिए चर्चा है, कटाक्ष करेंगे। नहीं लड़ा तो नहीं लड़ा, कुर्बानी है, इतिहास में लिखी जाएगी, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। हाँ, तो दी उन्होंने कुर्बानी, आप मानिए इस बात को, ना मानिए? अरे उनकी रणनीति भी हो सकता है महाराष्ट्र में बार्गेन करें अच्छे से, ये भी हो सकता है। लेकिन बीएसपी वाला तो बताइए फायदा होगा कि नहीं? अरे सर, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी को हर चुनाव में फायदा होता है बीएसपी के लड़ने से, चाहे कोई लड़े ना लड़े, लड़े तो भी ना लड़े तो भी हमारी पार्टी को फायदा होता है। अच्छा, वो ओवैसी साहब जो आईएम वाले हैं वो, अब देखिए विदूषकों की बात नहीं की जानी चाहिए गंभीर चर्चाओं में। अच्छा, उनको छोड़िए, जहां है वो वहीं प्रसन्न रहें। तो भारत के नागरिक हैं, उनको भी उतने ही अधिकार है। वही त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने केजरीवाल के बाहर निकलने से पहले दावा किया था कि केजरीवाल आ रहे हैं। अरे सर, अब कांग्रेस के ही पैदा किए हुए लोग हैं, तो ये काफी पुरानी पार्टी है, आपको तो पता ही होगा ना। 135 साल हो गए, 1884 में। फाइनल 10 सेकंड है प्लीज त्रिपाठी जी, 10 सेकंड। त्रिपाठी जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन ये बात तो है आलोक जी, ये जो कुर्बानी दी गई है ना 2 सीटों की, ये कुर्बानी स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, और चौधरी साहब हर मंच पे बताएंगे कि संविधान को बचाने के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। कहां से ले आते बार बार? नहीं, मैं थोड़ी ना लाता हूं, आप लोग लाल किताब जेब में लेकर घूमते हो, कह रहे हो कि मैं ले आता हूं। आप हमें चौधरी साहब हैं, लाल किताब खुद जेब में लेकर घूम रहे हो, और पहले लाल किताब दिखाते हो फिर उसके बाद बात करते हो। लाल टोपी और लाल किताब। त्रिपाठी जी का ऑडियो चला गया है।
खैर त्रिपाठी जी की बात बीच में रह गई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी त्रिपाठी जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, चौधरी साहब आपका, पांडे जी आपका, और प्रदीप जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।